दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारी थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ सिविल जज जो 2015 में पेपर हुआ था उसके सॉल्व क्वेश्चन लेकर आए हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने 5 और 6 साल के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर लिया तो सन 2023 में होने वाला सिविल जज का एग्ज़ाम में आपके 90 से ऊपर नंबर आएंगे। दोस्तों, सिविल जज में 100 नंबर का पेपर पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। 2016 में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे उन्हें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा तो आपको इसकी PDF भी उपलब्ध करा दी जाएगी। पहला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय दंड संहिता 1860 को कब लागू किया गया? यानी कि जो IPC है 1860 उसे कब लागू किया गया था? उसे लागू किया गया था 1862 में। 1860 में IPC बनकर तैयार हुई और उसे लागू किया गया था 1862 में। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1862। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, निम्न में से IPC की कौन सी धारा महिलाओं के प्रति क्रूरता करने के लिए सज़ा का प्रावधान करती है? जो IPC की धारा 498A है वह महिलाओं के प्रति क्रूरता से संबंधित है। इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है, धारा 498A। इसके बाद तीसरा पूछा गया, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में किसके लिए सज़ा निर्धारित करती है? जो धारा 124A है वह राजद्रोह के बारे में बात करती है। अगर कोई व्यक्ति अपने देश के खिलाफ षड्यंत्र करता है तो उसे IPC की धारा 124 के तहत दंडित किया जाएगा। इसलिए इसका A ऑप्शन सही है, राजद्रोह। इसके बाद चौथा पूछा गया था, IPC के कौन से संशोधन के रूप में दर्शन रति को अपराधीकरण कर दिया गया है? जो IPC में सन 2013 में संशोधन हुआ था उसमें दर्शन रति को अपराधीकरण कर दिया गया है। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, 2013। इसके बाद पांचवा पूछा गया था, IPC के अंतर्गत क्या एक अपराध नहीं है? IPC के अंतर्गत अपराध नहीं है। इसका जो A ऑप्शन है, वैवाहिक बलात्कार यानी कि अडल्टी। अगर कोई महिला विवाह के पश्चात किसी पुरुष से संबंध बनाती है तो वह IPC के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाता है। इसलिए इसका A ऑप्शन सही होगा। अडल्टी को धारा 497 के अंतर्गत रखा गया है, जिसे वर्तमान में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है छठवां, चोरी सिद्ध करने के लिए भारतीय दंड संहिता में निम्न में से कौन सा एक घटक नहीं है? चोरी सिद्ध करने के लिए जो इसका तीसरा ऑप्शन है, सामान्य उद्देश्य, बिल्कुल सही होगा। अगर किसी व्यक्ति के मन में प्लानिंग करता है किसी चोरी को करने की, उद्देश्य है उसका यह चोरी हम करेंगे, तो वह अपराध के अंतर्गत नहीं आएगी
वह मन में कुछ भी प्लान या उद्देश्य कर सकता है। इसलिए सामान्य उद्देश्य को चोरी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अगर वह चोरी कर लेता है तो वह अपराध है। अगर वह अपने मन में विचार पालता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है 7वां। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसका जो चौथा है, एक दंगे में न्यूनतम 3 व्यक्ति शामिल होते हैं। दोस्तों यह सही नहीं है, क्योंकि जब दंगा होता है 2 व्यक्तियों के बीच होता है, इसलिए 2 व्यक्ति होना चाहिए। इसमें 3 हैं, इसलिए चौथा नहीं होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 8वां। जब कोई एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ भी करता है या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाता है तो इसे किस तरह की गई बात कही जाएगी। इसे बेईमानी कहा जाएगा। दोस्तों जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाता है तो इसे बेईमानी कहते हैं। इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 9वां। सीपीसी की धारा 51 के अंतर्गत एक डिक्री के निष्पादन को लागू करने का एक तरीका कौन सा नहीं है। जो इसका चौथा ऑप्शन है, एक आयोग नियुक्त करने के द्वारा, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 10वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका जो ए ऑप्शन है, एक तरफा पारित मूल डिक्री से एक अपील की जा सकती है। अगर न्यायालय ने एक तरफा डिक्री पारित की गई है तो वह दूसरा पक्षकार दूसरे न्यायालय में अपील कर सकता है उस डिक्री के खिलाफ। इसका जो बी ऑप्शन है, पक्षों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित किसी भी डिक्री से कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। अगर दोनों पक्षकार सहमत हो गए हैं तो फैसला भी हो चुका है सहमति से, तो दूसरा पक्षकार अपील नहीं कर सकता है। यह भी सही है। सी ऑप्शन, कानून की चुनौती पर कोई अपील नहीं की जा सकती। कानून की चुनौती पर कोई अपील नहीं की जा सकती, इसलिए ये गलत है। इसका ए और बी दोनों सही होंगे, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 11वां। सीपीसी की धारा 115 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को संशोधन का अधिकार है। उच्च न्यायालय को सीपीसी की धारा 115 के अंतर्गत संशोधन कर सकती है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है। संशोधन करने का अधिकार है हाई कोर्ट को। इसके बाद 12वां आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है, सम्मन की कार्रवाई वकील द्वारा हस्ताक्षरित की गई समन की एक प्रति पेश की जानी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए दूसरा नहीं है। इसके बाद 13वां ऑप्शन पूछा गया था, सीपीसी का क्रम 15 किस बारे में बात करता है। यानी कि सीपीसी का ऑर्डर 15 किस बारे में बात करता है। पहली सुनवाई में मुकदमे का निपटारा, यही सही होगा। जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद 14वां पूछा गया, किस आधार पर स्थगन नहीं किया जाएगा। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, पक्ष का अधिवक्ता अन्य अदालत में व्यस्त है। दोनों जहां परिस्थितियां पक्ष के नियंत्रण से बाहर है और अधिवक्ता बीमार है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद 15वां पूछा गया, एक डिक्री कौन सी नहीं है।
यानी कि डिक्री कौन सी नहीं है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है, अनुपस्थिति के लिए बर्खास्तगी का आदेश एक डिक्री नहीं है। इसके बाद अगला पूछा गया था 16वां, सीपीसी की धारा 21 ... के साथ संबंधित है। आर्थिक और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है सीपीसी की धारा 21, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 17वां, प्रतिफल गैर कानूनी है। इसका जो चौथा ऑप्शन है, यदि यह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है और यदि वह न्याय विरुद्ध है तो प्रतिफल गैर कानूनी माना जाता है, इसलिए इसका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 18वां, एक व्यक्ति जो किसी अन्य का सामना पाता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है तो उसकी जिम्मेदारी निम्न में से किसके बराबर है। अगर एक व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति का सामान पाता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी। इसका जो पहला ऑप्शन है, अमानतदार, पहला ऑप्शन सही होगा। उसकी अमानत है जो आपको मिली है, अमानतदार होगा वह व्यक्ति, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 19 नंबर का पूछा गया, किसी भी समय लेनदार को नोटिस द्वारा जारी गारंटी को जमानतदार द्वारा रद्द किया जा सकता है। इसका जो पहला ऑप्शन है, भविष्य की लेन देन से संबंधित, सही होगा पहला। इसके बाद 20वां पूछा गया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। इसका जो दूसरा है, एक एजेंसी का निर्माण करने के लिए सोच विचार आवश्यक है, यह बिल्कुल गलत होगा। इसके बाद 21 नंबर का आता है, जहां व्यक्ति पारस्परिक रूप से वादा करते हैं कि सबसे पहले वे काम करेंगे जो कानूनी है और दूसरा विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत कुछ अन्य काम करेंगे जो गैर कानूनी हैं। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है, वादे का पहला सेट अनुबंध है और दूसरा सेट अमान्य समझौता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 22 नंबर का, आकस्मिक समझौते करे या ना करे यदि एक असंभव घटना घटित होती है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, अमान्य है यदि घटना की असंभावना पक्षों का ज्ञान हो या अज्ञान हो जब इसे बनाया जाता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 23 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एक प्रस्ताव को निरस्त नहीं किया जा सकता। इसका जो चौथा है बिल्कुल सही होगा, इसकी स्वीकृति संचार पूर्ण करने के बाद प्रस्ताव को निरस्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद 26 नंबर का पूछा गया, वे दस्तावेज जो 30 वर्ष पुराने हैं उनके संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 धारणा बनाती है, जो 30 वर्ष है, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 27 नंबर का पूछा गया, किसी भी तथ्य के सबूत के लिए न्यूनतम कितने गवाहों की संख्या आवश्यक है। किसी भी तथ्य के सबूत के लिए गवाहों की संख्या कोई निश्चित नहीं है, इसलिए इसका जो पहला ऑप्शन है, किसी भी फैक्ट के सबूत के लिए गवाहों की कोई संख्या आवश्यक नहीं है, पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 28 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी साक्ष्य अधिनियम की धारा
23 के लिए एक अपवाद है, जो धारा 126 है और धारा 23 का अपवाद है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 123। इसके बाद अगला पूछा गया 29 नंबर का, एक खुली अदालत में एक गूंगे गवाह द्वारा दिया गया सबूत मौखिक साक्ष्य कहलाता है। अगर अदालत में कोई गूंगा व्यक्ति साक्ष्य देता है तो वह मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत माना जाता है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है, एक मौखिक साक्ष्य। इसके बाद अगला पूछा गया था 30, बलात्कार के मामलों के कुछ मुकदमों में सहमति के अभाव का अनुमान ... के द्वारा उठाया गया है, जो इसका चौथा ऑप्शन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 ए द्वारा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 31 नंबर का, कौन सा कथन गलत है? इसका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, चरित्र के लिए गवाहों की फिर से जांच नहीं की जाएगी, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 32 नंबर का पूछा गया, सह अपराधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसका जो दूसरा ऑप्शन है, एक सह अपराधी एक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एक सक्षम गवाह होगा, बिल्कुल सही है दूसरा ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया 33 नंबर का, संविधान की 10वीं अनुसूची क्या प्रदान करती है? यानी कि जो संविधान की 10वीं अनुसूची है वह दल बदल के बारे में प्रावधान करती है। 10 से दल बदल, 10 बहाने करके ले गया मेरा दिल, दल बदल, यानी कि 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल कानून से, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा, दल बदल परिवर्तन के आधार पर निहरता। इसके बाद अगला पूछा गया 34 नंबर का, कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा बनाता है? इसका जो दूसरा ऑप्शन है, अनुच्छेद 343(1), बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 35 नंबर का, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 ZE किससे संबंधित है? महानगर योजना समिति से संबंधित है, आर्टिकल 243 ZE, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, महानगर योजना समिति। इसके बाद अगला पूछा गया 36 नंबर का, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी टिप्पणी पर सुनवाई के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? जो न्यूनतम संख्या होती है न्यायाधीशों की वह 5 होती है, 5 से कम नहीं हो सकती, न्यूनतम 5 है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 5। इसके बाद अगला पूछा गया 37 नंबर का, संसद के किसी सदन की एक बैठक करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या क्या है? जो सदस्यों की संख्या है, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10वां हिस्सा, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 38 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका जो तीसरा है वह उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्तलिखित लेख द्वारा इस्तीफा दे सकता है या अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपना कार्यकाल जारी रख सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण करने के लिए उपस्थित हो, इसलिए इसका
तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 39 नंबर का पूछा गया, संविधान के कौन से संशोधन में संविधान के मूलभूत कर्तव्यों को प्रविष्ट किया गया? यानी कि जो संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वह कौन से संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके बाद 40 नंबर का पूछा गया, भारत का संविधान किसके अंतर्गत प्रसूति राहत के प्रावधानों को बताता है? इसका जो अनुच्छेद 42 है वह प्रसूति राहत के संबंध में बात करता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 42। इसके बाद 41 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, CRPC का अनुच्छेद 85 संलग्न संपत्ति के संबंध में क्या अवतारित नहीं करता? पुनः विक्रय। इसका जो चौथा ऑप्शन है सही होगा। इसके बाद 42 नंबर का पूछा गया, CRPC के अनुच्छेद 142 के तहत एक मजिस्ट्रेट को क्या जारी करने का अधिकार है? एक मजिस्ट्रेट को निष्क्रिय लंबित जांच करने की अधिकार है, यानी कि इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 43 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, मजिस्ट्रेट कब अपने विवेकानुसार अभियुक्त को रिहाई दे सकता है? संयोजित कर लिया गया है, एक संज्ञेय अपराध नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट ने निर्धारित कर लिया है कि जो उसने अपराध किया है वह संज्ञेय किस्म का अपराध नहीं है, तो वह अभियुक्त व्यक्ति को रिहाई दे सकता है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 44 नंबर का पूछा गया, निम्न में से कौन सी धारा 263 के अनुसार सारांश परीक्षणों में रिकॉर्ड का एक ब्यौरा नहीं हो सकता है? इसका जो दूसरा ऑप्शन है शिकायतकर्ता, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 45 नंबर का पूछा गया, CRPC की कौन सी धारा दोहरे जोखिम या पूर्व दोष सिद्धि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है? इसका जो सही आंसर है धारा 300, दोहरे जोखिम या पूर्व दोष सिद्धि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 46 नंबर का पूछा गया, एक अदालत जब एक मामले के निपटारे के लिए अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर सिग्नेचर करती है तो इससे एक लिपिक या अंकगणितीय त्रुटि दूर हो सकती है। पहला बिल्कुल सही है। इसके बाद 47 नंबर का पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी सज़ा अपील योग्य नहीं है? इसका जो तीसरा ऑप्शन है 4 महीने की कारावास की सज़ा के साथ सत्र न्यायालय द्वारा क्षुब्ध मामलों में सज़ा केवल 100 रुपये के जुर्माने के साथ प्रथम श्रेणी के एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश अपील योग्य नहीं होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 48वां, सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? उच्च न्यायालय, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 49 नंबर का पूछा गया, बिना वारंट के पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसका जो पहला ऑप्शन है, जो व्यक्ति अपने कब्जे में विधिपूर्ण कारण के साथ गृह भेदन में उपयोग किया जा सकने वाला उपकरण रखता है
तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इसलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया। एक वारंट मामला का अर्थ है। एक वारंट मामला ऐसा मामला होता है जिसमें 2 वर्ष से अधिक की सज़ा का प्रावधान है और आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक ऐसे अपराध से संबंधित मामला जिसकी सज़ा मौत, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, तो वह मामला वारंट मामला होता है। इसके बाद अगला आता है 51 नंबर का। कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार रख रखाव और वार्षिक वेतन या समय पर देय अन्य रकम के मुकदमे के विषय वस्तु के मूल्य के अनुसार ऐसे मूल्य को 1 वर्ष के लिए देय राशि से दावा की गई राशि का 10 गुना समझा जाएगा। यानी कि इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 52 नंबर का पूछा गया। कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 17 किससे संबंधित है? इसका जो दूसरा ऑप्शन है बहुविध मुकदमे से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 53 नंबर का। कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 19 के तहत कौन सा छूट प्राप्त दस्तावेज नहीं है? इसका जो चौथा ऑप्शन है अपील का ज्ञापन पत्र। इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 54 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था। कोर्ट फीस अधिनियम 1870 कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1870 को लागू किया गया था कोर्ट फीस अधिनियम। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 55। प्रत्येक न्यायालय के एक विशिष्ट हिस्से के कौन से विभाग में सेवा और निष्पादन के लिए प्रभावी प्रक्रिया फीस को अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में दिखाना उजागर करना आवश्यक है? इसका जो चौथा ऑप्शन है कोर्ट फीस अधिनियम 1870 की धारा 21। इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 56 नंबर का पूछा गया। जहां फैसले की समीक्षा के लिए आवेदन को स्वीकार किया जाता है और पुनः सुनवाई पर अदालत कानून में गलती के आधार पर अपने पहले निर्णय को उलटती है, तब आवेदक अदालत से प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसमें उसे कलेक्टर से आवेदन पर अदायगी की गई फीस वापस प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। जो ऐसी अदालत में अन्य किसी आवेदन पर कोर्ट फीस अधिनियम नंबर 1 खंड बी या डी की दूसरी अनुसूची के तहत देय फीस से अधिक है। इसका जो पहला ऑप्शन है कलेक्टर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 57 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 21 के तहत दिए गए किसी भी मुआवजे की राशि का निर्धारण अदालत को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 में निर्दिष्ट सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है, धारा 73। इसके बाद अगला पूछा गया था 58 नंबर का। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 12 किससे संबंधित है? इसका जो तीसरा ऑप्शन है अनुबंध के हिस्से का विशिष्ट निष्पादन से संबंधित होगा। यानी कि
तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 59 नंबर का पूछा गया था, निरसन के विषय में अदालत द्वारा निर्णय नहीं भी लिया जा सकता है। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जहां अभियुक्ता ने स्पष्ट रूप से या अंतर्निहित रूप से अनुबंध की पुष्टि की है। इसके बाद अगला पूछा गया 60, क्या लागू करने के लिए विशिष्ट राहत प्रदान की जा सकती है? व्यक्तिगत नागरिक अधिकार, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 61 नंबर का पूछा गया, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत एक व्यक्ति जो विशिष्ट चल संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करने का हकदार है, वह किस अधिनियम द्वारा इसे पुनः प्राप्त कर सकता है? सिविल प्रक्रिया संहिता, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सीपीसी के अंतर्गत वह प्राप्त कर सकता है। इसके बाद 62 नंबर का पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध विशेष रूप से परिवर्तनीय नहीं है? इसका जो तीसरा ऑप्शन है, एक अनुबंध जो अपनी प्रकृति के अनुसार अवधार्य है और व्यक्तिगत योग्यता पर भी बहुत अधिक निर्भर करता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद 63 नंबर का पूछा गया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका जो दूसरा ऑप्शन है, मुकदमा करने के एकमात्र अधिकार को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही होगा दूसरा ऑप्शन। इसके बाद 64 नंबर का पूछा गया, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत संपत्ति का स्थानांतरण संपत्ति को अलग करने पर स्थानांतरण की शर्त पर अमान्य होगा, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला 65 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, कौन सी धारा संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम धाराओं 14, 16, 17 में प्रतिबंध के अपवाद का निर्माण करती है? जो धारा 18 है वह एक अपवाद का निर्माण करती है, धारा 14, 16 और 17, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा, धारा 18। इसके बाद 66 नंबर का पूछा गया, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 किससे संबंधित है? परिवर्ती क्रेता द्वारा प्राथमिकता का निर्धारण से संबंधित है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 67 नंबर का पूछा गया, ए भवन की भूमि का निश्चित भूभाग बी के पास गिरवी रखता है और उसके बाद भूमि का एक घर का निर्माण करता है, अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से बी हकदार है घर के साथ भूखंड का भी, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 68 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन गिरवी रखी गई संपत्ति के बंधक मुक्ति के लिए मुकदमा नहीं कर सकता है? इसका जो दूसरा ऑप्शन है, बंधक गिराही, बिल्कुल सही होगा, गिरवीदार। इसके बाद 69 नंबर का पूछा गया, ए एक पट्टा दाता बी पट्टेदार को पट्टे पर दी गई संपत्ति को छोड़ने या खाली करने का नोटिस देता है, नोटिस की समय सीमा समाप्त हो जाती है और बी संपत्ति पर कब्जा बनाए रखता है। ए फिर से बी को संपत्ति को खाली करने के लिए दूसरा नोटिस देता है, उसके बाद पहला नोटिस माफ़ कर दिया गया है, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, संपत्ति
हस्तांतरण अधिनियम की कौन सी धारा सार्वत्रिक दाताओं से संबंधित है? इसका जो बी ऑप्शन है धारा 128। इसके बाद 71 नंबर का पूछा गया, परिसीमा अधिनियम की धारा 2C के अनुसार विनिमय बिल में एक हुंडी और एक चेक शामिल है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 72 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, परिसीमा अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत एक बच्चा नाबालिग है जिसकी माँ के गर्भ में हो, अगर वह बच्चा माँ के गर्भ में है तो परिसीमा अधिनियम की धारा 6 कहती है वह नाबालिग है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है, माँ के गर्भ में हो अगर वह बच्चा। इसके बाद 73 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, किसी वाद के लिए सीमा अवधि की गणना करते समय वह दिन जब से ऐसी अवधि की गणना की जानी है उसे शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 74 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, प्रतिवादी के अनुरोध पर उसके लिए अभियुक्ता द्वारा किए गए कार्य की कीमत के लिए जहां भुगतान के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं किया गया है, तब परिसीमा की अवधि होगी 3 वर्ष तक होगी अवधि, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3 वर्ष। इसके बाद 75 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, एक मकान मालिक द्वारा एक किराएदार से संपत्ति पर कब्जा करने के लिए समय सीमा है 12 वर्ष होती है, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 76 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, हानि को नियंत्रित करने की समय सीमा कब से शुरू होती है? जब से हानि शुरू होती है तो समय सीमा भी शुरू हो जाती है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है, जब हानि शुरू होती है। इसके बाद 77 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे पंजीकरण अधिनियम की सीमा से मुक्त रखा गया है? इसका जो पहला है, भू राजस्व की बंदोबस्ती से जुड़े किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज और दस्तावेज बंदोबस्ती के रिकॉर्ड का एक भाग। इसके बाद बी, समय के साथ परिवर्तनशील किसी भी विधि के अंतर्गत वह दस्तावेज जिसे पटवारी द्वारा किसी भी राजस्व कार्यालय में समय समय पर अद्यतन किया जाता है, ये भी सही है। इसके बाद सी, वर्ष दर वर्ष अचल संपत्ति का पट्टा, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए ए और बी दोनों सही होंगे, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 78 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका पंजीकरण अनिवार्य है? इसका पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 79 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज का पंजीकरण वैकल्पिक है? इसका जो ए है और बी दोनों सही होंगे, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही हैं। इसके बाद अगला पूछा गया 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पंजीकरण अधिनियम की धारा 23 के अनुसार जहां छूट लागू नहीं होती है वहां दस्तावेजों को इसके निष्पादन की तारीख से 4 महीने के भीतर सक्षम अधिकारी को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी कि चौथा ऑप्शन
बिल्कुल सही है, 4 महीने। इसके बाद अगला पूछा गया 81, पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत एक प्रतिज्ञा पत्र विनिमय बिल या भारत में तैयार या आहरित किया गया चेक या जो भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को भुगतान करने के लिए होता है या उसके लिए आहरित किया जाता है। इसका जो पहला ऑप्शन है अंत निर्देशीय लिखित, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 82 नंबर का पूछा गया, यदि समर्थक अपने नाम का सिग्नेचर करता है और एक विशेष व्यक्ति को लिखित में उल्लेख की गई विधि के अनुसार राशि भुगतान करने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है तो इस प्रकार की पुष्टि को कहा जाता है पूर्ण पुष्टि कहा जाता है। इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 83 नंबर का पूछा गया, प्रत्येक प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय बिल जो मांग पर निरीक्षण या प्रस्तुतिकरण पर भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता, जिस दिन भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया है उससे 3 दिन के बाद परिपक्वता पर होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है 3। इसके बाद 84 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया, पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार। इसका जो तीसरा है बिल्कुल सही होगा, स्वयं को छोड़कर सभी पक्षकारों को बाध्य करते हुए नववालिंग लिखित का आहरण कर सकता है। इसके बाद 85 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, एक प्रतिज्ञा पत्र जो पराक्रम नहीं होता। दूसरा ऑप्शन सही होगा, अस्वीकृति की सूचना आवश्यक नहीं है। इसके बाद 86 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 100 किससे संबंधित है। इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, विरोध से संबंधित है पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 100 पहला। इसके बाद 87 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायर्ड होने की आयु क्या है, वह 62 वर्ष है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है 62। इसके बाद अगला पूछा गया 88 नंबर का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सबूत का अर्थ है दोनों आँख से देखा गया साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद 89 नंबर का पूछा गया, 12 महीनों के अंदर एक ही प्रकार के 3 अपराधों के लिए अभियुक्त को CRPC के प्रावधानों के अनुसार एक साथ आरोपी बनाया जा सकता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है। 3 अपराध अगर उसने 12 महीने के भीतर किया है तो उनका ट्रायल एक साथ चलेगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 90 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है। शशिकांत शर्मा 2016 में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक थे, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही था। इसके बाद अगला पूछा गया 91, छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 92 के अंतर्गत सभी कार्रवाई से पहले किराया नियंत्रक आमतौर पर प्रतिवादी को उसकी उपस्थिति के लिए जारी सम्मन के जवाब में उसकी पहली उपस्थिति की तारीख से 6 महीने के भीतर
निष्कर्ष निकालेगा, यानी कि 6 महीने। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 92 नंबर का पूछा गया, छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की अनुसूची 4 किराएदार के कर्तव्य प्रदान करती है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है, किराएदार के कर्तव्य। इसके बाद 93 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 10 के अंतर्गत किराया नियंत्रण अधिकरण के पास किसके लिए कोई शक्ति नहीं है। इसका जो पहला है बिल्कुल सही होगा, बिना लिखित आवेदन के स्थगन स्वीकार से। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 94 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत किराया नियंत्रक के आदेश से एक अपील किसके साथ निहित है। किराया नियंत्रण अधिकरण, इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 95 छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 6 के अनुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 में कुछ भी निश्चित अधिनियमों के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। कौन सा अधिनियम बताई गई धारा 6 के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसका जो पहला ऑप्शन है, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन। इसके बाद 96 नंबर का पूछा गया, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 7A के अंतर्गत राज्य सरकार को आबकारी राजस्व की कथित तौर पर या संदिग्ध चोरी के किसी भी मामले में जांच के लिए प्राधिकरण की स्थापना करने का अधिकार है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है, छापेमार दस्ता, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 97 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत एक कार्यरत आबकारी अधिकारी पर हमला करना या उसके कार्य में बाधा डालना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 2 वर्ष तक कारावास की सज़ा हो सकती है तथा 2000 रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है, 2 वर्ष। इसके बाद 98 नंबर का, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 49(3) के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। राजस्व अधिकारी अधीनस्थ द्वारा निपटारे के लिए मामले को वापस भेजने की शक्ति, दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 99 नंबर का पूछा गया, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत एक राजस्व अधिकारी कौन नहीं है। पंचायत सचिव एक राजस्व अधिकारी नहीं होता है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है, पंचायत सचिव। इसके बाद 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत जिस तिथि से आदेश पर आपत्ति की गई थी उसके 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात कोई भी अपील नहीं रहनी चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन सही है, 60 दिन। दोस्तों, यही 100 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ सिविल जज के एग्ज़ाम 2016 में पूछे गए थे। आपने अगर 5 साल पुराने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए तो आपका
सन 2023 में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे छत्तीसगढ़ सीजे के एग्ज़ाम में, इन्हीं 5 साल पुराने पेपर से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही पूछता है एग्ज़ाम में। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिएगा एक बार हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और कमेंट भी कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।